ठीक है, खास करके लास्ट क्लास में हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखे थे ना ऑन स्पॉन्टेनिटी, वही गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन यूज किए थे, दैट इज del G is equals to del H minus T delta S। del H को एक बार हमने नेगेटिव रखा था यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और फिर हमने देखा था कि क्या टेम्परेचर का वैल्यू कैसा रखोगे कि आपका ओवरऑल ये वैल्यू नेगेटिव आए। तो हमने देखा था कि इट शुड बी लेस, टेम्परेचर शुड बी लेस। तो अपन ऐसा देखा था कि आपके जितने भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वो लो टेम्परेचर पे होंगे, मतलब ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो नहीं हो रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, अगर आप कराना चाह रहे हो तो आप लो टेम्परेचर करो तो वो रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने del H को पॉजिटिव रखा था और देखा था कि टेम्परेचर को हाई रखेंगे तो वो रिएक्शंस हो जाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाया था टेम्परेचर वाले। ओके, उसके बाद हमने del G का और K का, K बताया था मैंने, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो एक्चुअली अपन अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा सा इसलिए इसका काम है इसलिए अपन उसको डिस्कस किए थे। और del G का एक वैल्यू देखे थे del G नॉट, दैट वाज स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, और उसका रिलेशनशिप निकाला था हमने आपके del G के साथ, K के साथ। ऐसा कुछ इक्वेशन याद है, del G इज इक्वल्स टू del G नॉट माइनस लिखे RT ln Q। नहीं, ये है कि नहीं कॉपी में, है ना? फिर हमने इसमें लिखा था, हाँ, फिर हमने बात की थी एट इक्विलिब्रियम del G 0 हो जाएगा, तो del G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस RT ln K, और ये ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हमने सामने 2.303 मल्टीप्लाई किया था, तो ये हो गया था RT log ऑफ K। दिस इज del G log। ये देखा था रिलेशनशिप। और एंड कहाँ किए थे अपन क्लास, एक क्वेश्चन देख रहे थे जहां पे लॉग आया था किसी का, याद आ रहा है? क्वेश्चन था आपका वही सॉल्व एग्जांपल था, क्या था, 6.11 सॉल्व एग्जांपल, पेज नंबर और आगे लास्ट पेज, ये रखिए। नहीं ये नहीं, 6.12 है ना, कुछ बुक में 6.11 होगा, वही क्वेश्चन देखा था तो वहां पे लॉग आया था। तो मैंने बताया था कि अपन लॉग टेबल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लॉग एंटी लॉग दोनों निकालना देखते हैं अपन आज, ताकि वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए लॉग वाले। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ो, रीड द क्वेश्चन अगेन। आपको एक रिएक्शन दिया हुआ था, ठीक है, ये 3/2 O2 वाली था ना क्वेश्चन, वो ऑक्सीजन से ओजोन वाला। ओके, तो कैलकुलेट डेल आर जी नॉट, क्वेश्चन था कैलकुलेट डेल आर जी नॉट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन टू ओजोन, जहां पे आपको रिएक्शन दिया हुआ है 3/2 O2 से O3 बन रहा है एट 298 केल्विन। मैंने बताया था केपी क्या होता है, जैसे केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केसी था रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। जब पी बोल रहे हैं मतलब प्रेशर्स, जब गैस का रिएक्शन होगा, तो ये गैस रिएक्शन है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन भी गैस है, ओजोन भी गैस है, दोनों ही गैसेस है, तो अपन केपी लेंगे। और केपी का वैल्यू क्या दिया था इस क्वेश्चन के लिए, 2.47 इंटू 10⁻⁻29। आपको डेल आर जी नॉट निकालना, अभी मैंने रिलेशन फिर से रिवाइज कराया था, डेल आर जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ K, ये अपना फॉर्मूला है। K का वैल्यू दिया है 2.303, कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T आपको दिया है 298 केल्विन। तो सामने वाले को तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इन तीनों को, लॉग का वैल्यू टेबल से निकालिए। तो पहले मल्टीप्लाई करो सबको, क्या क्या चीजें दी हुई है, माइनस 2.303 इंटू आर का वैल्यू होता है 8.314 इंटू टेम्परेचर गिवन है 298 इंटू लॉग ऑफ एसी का वैल्यू दिया हुआ है केपी, सॉरी 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, पहले सामने वाले सबको टर्म को सॉल्व करो, फिर मैं लॉग निकालना बताता हूँ।
बड़ा नंबर है काफी। ये आएगा 5705.8। 5705.8। ठीक है, माइनस है इंटू लॉग ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29। अब देखते हैं इसका लॉग कैसे देखेंगे। ठीक है, चलो मैंने दो प्रॉपर्टी आप लोग को लास्ट क्लास से बताई थी लॉग की। एक होता है लॉग अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन में दो नंबर का, लॉग एक्स इंटू वाई या लॉग ए इंटू डी, तो अब इसे हम लॉग ए प्लस लॉग बी लिख सकते हैं, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर लॉग m टू द पावर n है, कोई एक नंबर है उसके पावर में कोई एक नंबर है, तो उस नंबर को अपन सामने लेके आ सकते हैं, n log m लिख सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड, log 10 की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, एक और याद रखना, अगर मल्टीप्लीकेशन में प्लस कर रहे हैं तो डिवीजन में होता तो माइनस करते हैं। हालांकि यहाँ काम नहीं आएगा, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ। तो मल्टीप्लीकेशन में हमने दोनों को अलग अलग करके ऐड किया ना, अगर ये a बाय बी होता, log a बाय बी, तो वो हो जाता log a माइनस log b। क्लियर? ये तीन प्रॉपर्टी यूज करेंगे अपन यहाँ पे। सॉल्व करना है मुझे log ऑफ 2.47 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट प्रॉपर्टी लगा के दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। log ऑफ 2.47 प्लस log ऑफ 10⁻⁻29। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। -29 को सामने ले आऊंगा तो -29 log ऑफ 10 log ऑफ 2.47 ऐसे ही रहेगा अभी, सॉल्व करेंगे इसको, और log 10 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ 2.47 माइनस 29। ठीक है, अब आप टेबल देखना, यहाँ पे टेबल मैंने लॉग की ली हुई है। लॉग की टेबल में स्टार्टिंग कहां से हो रहा है, देखो 10 11 12 30, ऐसा सिंगल डिजिट का लॉग नहीं होता, आप डबल डिजिट की लॉग देखते हैं। ठीक है, 10 11 12 13 40 50 लाइक ऐसा चलता है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 24 का 7 देखिए। देखो टेबल कैसे अरेंज है, लॉग टेबल, यहाँ पे वो नंबर्स लिखे जिनका लॉग आपको देखना है टेबल से। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉलम्स है जहाँ पे 0 से लेके 9 तक नंबर्स। ठीक है, और उसके बाद अगर एक और नंबर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो 3 ही नंबर है, तो 24 का 7 देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। और मान लो यहाँ पे एक और नंबर होता, 22.471 होता, फॉर एग्जाम्पल 2.471 होता, तो पहले आप 24 का 7 देखते, 0 1 2 3 4 5 6 7, और 1 वाले मीन डिफरेंस का कॉलम देखते, दैट इज 2, और उसको ऐड कर देते। 3927 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3929। 3927 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3929। पर फिलहाल अपने पास 2.47 ही है, तो सिर्फ इतना ही लिखेंगे, क्या है वो वैल्यू, 3927। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर आपका नंबर इस फॉर्मेट में है जहां पे डेसिमल के पहले एक डिजिट है ना, डेसिमल के पहले 2 है ना, तो आप सिंपली जो नंबर यहाँ लिखा है ना उसको लिख कर सामने एक पॉइंट लगा देना, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस लॉग 2.47। समझिए, -29 है, राइट, आप इसको सॉल्व करो और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5000 है ना सामने अपने पास, और इसका वैल्यू कितना आ गया, इसको माइनस करना पड़ेगा, 29 माइनस दिस, और आंसर नेगेटिव आएगा। माइनस बड़ा है ना, -29 है, तो ये बड़ा नंबर है, कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 28 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, और वो माइनस पे आएगा, आप उसको मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ फिर 5000 है ना, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, देखो जो आपकी बुक में दिया हुआ 16,000, नहीं 1,63,229, यही है ना आंसर, 1,63,229 जूल पर मोल।
किलो जूल में दिया होगा। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है, ऐसा दिया है आंसर। ठीक है, जो भी इसका आंसर लिखा हुआ है वो आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। क्लियर है? अब देखो, अगर ये नंबर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं, ये नोट कर लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फिर इसको सॉल्व अलग से करके दिखा देना। 24 का 7 ये वैल्यू आएगी, इसको इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.3927 माइनस 29, ये आएगा -28.6073, और इसको मल्टीप्लाई करना है 5705.8 से। 28.6073 इंटू 5705.8, 16322, यही याद है एक्चुअली, वो तो राउंड ऑफ कर दिया है। ठीक है, नोट कर लिए। उसको किलो जूल में भी लिख सकते हैं, 163.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है? अब ये तो ऑलरेडी हमारे फॉर्मेट में था ऐसा कि डेसिमल के पहले एक डिजिट थी, पर अगर ऐसा नहीं होता क्वेश्चन, मान लो आपको पूछता कि फाइंड द लॉग ऑफ 611, 611, उसका लॉग निकालना। ठीक है, अभी अपने फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मेट क्या होना चाहिए अपना? डेसिमल के पहले एक डिजिट। यहाँ पे तो क्या है, डेसिमल के पहले 3 डिजिट है। 611 को आप 611.0 भी लिख सकते हो ना। तो डेसिमल के पहले कितनी डिजिट है? 3 डिजिट है, तो उसको पहले अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखो, लॉग 6.11 इंटू 100 कर सकते हैं, मतलब वही है ना। 611 लिखो या 6.11 इंटू 100 करो, मल्टीप्लाई करके 611 ही आएगा। ऐसा करने से ना हमने अपने नंबर को अपने फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब बस मुझे 61 का 1 देखना है, और जो भी रहेगा उसको लिख के सामने पॉइंट लगा देना है। समझ में आ रही बात? 61 का 1 क्या है? या 61, ये उसका 1, 7, सॉरी ये है 7860, दिख रहा है? तो 7860 को सिंपली ऐसे लिखेंगे और सामने पॉइंट लगा देंगे। क्लियर है? हाँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप अलग करें, प्लस ये लिखे, आया ना? इसको तो टेबल से निकाल लिए, और लॉग 100, इसको आप लिख सकते हो लॉग 10 टू द पावर 2, आया ना? 2 को सामने ले आना, लॉग 10 1 होता है, तो आपको प्लस 2 करना पड़ेगा बस। यानी कि लॉग 611 की वैल्यू कितनी आएगी? 2.7860। क्लियर है क्या? ठीक है। तो कभी भी कोई नंबर अगर आपके फॉर्मेट में नहीं है ना, तो पहले उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो। उससे फायदा बस ये है कि आपको देखने में आसानी होगी, और जो नंबर रहेगा उसके आगे बस काउंट करना। क्लियर है? वरना लॉग एक तरीके से और देखा जाता है, आप कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा, दो चीजें होती हैं, वो निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं। यहाँ हम वही कर रहे हैं। हमने इसका लॉग निकालने के लिए एक ये निकाला और एक ये निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। समझ गए? इसको कहते हैं, एक को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, एक को मैंटीसा कहते हैं। अगर अपन को उतना नहीं जाना है उसमें, बट ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, उसी में शॉर्ट एग्जांपल और है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, मिला क्या? हाँ, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज सब पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन नहीं है? क्वेश्चन नहीं है? और क्वेश्चन आगे सर उसी को देख लो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। तो इसी क्वेश्चन को देखो।
फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब के निकालना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में के पी दिया था ना, और डेल आर जी निकालना था, तो अपन को लॉग निकालना पड़ा। तो अब निकालना पड़ेगा एंटी लॉग। क्या निकालना पड़ेगा? एंटी लॉग। फॉर्मूला तो वही लगेगा, डेल आर जी इज इक्वल टू माइनस क्या था, 2.303 आर टी लॉग के। बट यहाँ पे के निकालना है, और डेल आर दिया, डेल आर जी दिया है ना। Standard Gibbs energy chain del RG at the given temperature is minus 13.6 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो अब इसको निकालते हैं। फॉर्मूला del RG नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log of KC। तो log of KC is equals to del RG नॉट अपॉन 2.303 RT माइनस होगा। वैल्यू पुट करो, सबकी वैल्यूज पुट करो। वहां आपका आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 10⁻³ किलो जूल में ना, उसको जूल में कन्वर्ट करना। ये हमारे जो आर की वैल्यू होती है ना, वो जूल में होती है। ऐसा नहीं कि ऊपर किलो जूल ले रहे हैं, नीचे जूल ले रहे हैं। है क्लियर? है ना? एलआरजी की जगह आ जाएगा माइनस 13.6 इंटू 10⁻³ अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन। तो सॉल्व करो, ये लॉग ऑफ केसी आएगा पहले। एलआरजी कितना दिया, माइनस भी है ना सामने, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ? ये माइनस पहले से फॉर्मूला में, और उसकी वैल्यू भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है? और ये सॉल्व करोगे आप तो बुक में देखना कितना आ रहा है, 2.38 लिखा है ना, देखो। तो सॉल्व करोगे ना जब पूरे को, तब 2.38 आएगा। ठीक है, अब इसका एंटीलॉग निकालना, देखिए। तो एंटीलॉग देखते हैं। ये बुक में डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है, इसकी एंटीलॉग कैसे निकालेंगे, ध्यान देना इधर। देखो, कभी भी कोई ऐसा लिखा है नंबर लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू y, अगर ऐसा लिखा है मतलब इसका वैल्यू, इसका मतलब क्या है कि x का लॉग y, x का लॉग क्या है, y। तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो बेस 10 होता है। यहाँ पे लॉग का बेस 10 और लॉग का बेस e मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ln मतलब लॉग बेस e होता है, और लॉग मतलब लॉग बेस 10 होता है। तो आप यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर y लिखते हैं, इसको यहाँ भेज दिए। जैसे 10 इधर गया, इसने y को धक्का दिया, y ऊपर चला गया। ऐसे समझने के लिए वैसे ना, तो एक्चुअली एंटी लॉग का मतलब होता है, अगर आप x की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आपको x निकालने के लिए 10 टू द पावर y निकालना पड़ेगा। अब अगर ये y कोई ऐसा होल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, तो 10 टू द पावर 2 निकालना तो आसान है, 100 हो जाता है। पर अगर ये नंबर
2.38 है, तो कैसे निकालेंगे? 10 टू द पावर 2.38 करना थोड़ा आता है हमें। 10 टू द पावर 2 पता है 100 होता है, 10 टू द पावर 3 पता है 1000 होता है, 10 टू द पावर 4 पता है 10,000 होता है। पर अगर ऐसा डेसिमल में पावर चढ़े 10 के ऊपर तो कैसे निकालेंगे? तो उसी को एंटी लॉग बोलते हैं। जो टेबल में लिखा हुआ ना ये सब 10 का ही पावर है, समझ रहे हैं? तो एंटी लॉग में कैसा टेबल है, यहां ध्यान देना, 0.00 ऐसे स्टार्ट है टेबल, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03 एंड ऐसा है, ठीक है। तो अब अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, लॉग ऑफ k इज इक्वल्स टू 2.38 ऐसा है, यानी मुझे निकालना है k इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 2.38, या आप इसको ऐसा लिख लो एंटी लॉग ऑफ 2.38। समझ लो ना एंटी लॉग का मतलब, 10 टू द पावर वो नंबर जिसका एंटी लॉग निकालना है। एम आई क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब इसको आप पहले दो पार्ट में स्प्लिट करो, क्योंकि इसका जो टेबल है ना वो पॉइंट के बाद स्टार्ट हो रहा है। उसका टेबल में क्या था, अपन के पास सिंगल डिजिट नहीं था, इसलिए अपन अपने नंबर को पहले डेसिमल के पहले एक डिजिट होना चाहिए। बट यहाँ पे एंटी लॉग उसका ही निकालेंगे डेसिमल के पहले एक भी डिजिट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे तो है 2.38, डेसिमल के पहले एक डिजिट है ना 2, तो उसको हटाना है 2, फिर अपन 0.38 का वैल्यू देखेंगे। हमें क्लियर? तो उसको 2 का कैसे हटाएंगे? आप 10 टू द पावर 2.38 को ऐसा भी लिख सकते हो, देखो 10 टू द पावर 2 अलग लिख दिए, इंटू 10 टू द पावर 0.38 अलग लिख दिए, लिख सकते हो, पावर ऐड हो जाते हैं ना, डिवाइसेस आपको पढ़े हो। 10 टू द पावर 2 अलग इंटू 10 टू द पावर माइनस 38 अलग, सॉरी 0.38 अलग, ऐड करोगे तो वही आएगा ना, समझ रहे? अगर ये पहले से 0.38 होना तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा 0.38 का जीरो देख लेते हैं। बट क्योंकि ऐसा नहीं है तो पहले वो जो भी पॉइंट के पहले जितना भी नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट के पहले जितना भी नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे 10 के पावर में अलग कर सकते हैं। अब जो बचा है वो पॉइंट के बाद ही डिजिट चालू हो रही है, उसको अपन देखेंगे यहाँ से, कहाँ है 0.38, ये रहा। 0.38 के आगे कुछ नंबर दिया ही नहीं है तो जीरो देख लो, ये तो जीरो है ना, 0.38 तो 0.38 का जीरो कितना है, 2399, 2399, 10 टू द पावर 2 तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान देना, लॉग की टेबल देख के नंबर कैसे लिखे थे और एंटी लॉग की टेबल को देख के नंबर कैसे लिखे, ध्यान देना। लॉग देखने के लिए नंबर कैसा चाहिए था, डेसिमल के पहले एक डिजिट होनी चाहिए, ठीक है। देखने के बाद जो नंबर आया उसको लिख कैसे रहे थे, लिखने के बाद एक डिजिट एक डेसिमल आगे लगा रहे, राइट। यहाँ उल्टा करेंगे, देखने के लिए नंबर ऐसा चाहिए था, पॉइंट के बाद नंबर चालू हो, तो जो लिखेंगे वो ऐसा लिखेंगे, पॉइंट के पहले एक नंबर, यानी कि 2.39, क्योंकि लॉग के लिए अपन ऐसे ही नंबर को ला रहे थे ना फॉर्मेट में, 23 का 9 और 9 मीन डिफरेंस देखोगे, ऐसे ही देख रहे थे। पर नंबर किस फॉर्म में रहना चाहिए कि डेसिमल के पहले एक डिजिट हो, और आंसर लिखते समय जो भी ऊपर वैल्यू होगी उसके पहले एक डेसिमल लगा है। यहाँ पे हमको एंटी लॉग के लिए फॉर्मेट ऐसा चाहिए कि डेसिमल के पहले कोई भी डिजिट ना हो, और टेबल में जो वैल्यू होगी उसके बाद जो नंबर लिखेंगे उसमें अपन एक नंबर के बाद डेसिमल लगा, 2.399, इसको आप 2.4 बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, 99 मतलब पूरी हो गया ना 400 इंटू 10 टू द पावर 2, ये आपका आंसर। क्या निकाले अपन, किया, समझ गए? हाँ, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, वो N2O5 वाला दिया है, N2O4 क्वेश्चन का रीड करना था, एट 60 डिग्री सेल्सियस, वही क्वेश्चन, चलो उसको पढ़ो। एट 60 डिग्री सेल्सियस डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड है क्या, टेट्रोक्साइड N2O4, ठीक है, is 50% dissociated. Calculate the standard free energy at this temperature and 1 atmosphere.
इसमें थोड़ा इक्विलिब्रियम का भी कंसेप्ट यूज होगा। इस क्वेश्चन को होल्ड करना, ठीक है, अपन इक्विलिब्रियम पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन में वापस आएगा, ठीक है। अभी बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, उसको छोड़ दो अभी, ठीक है। चलो नेक्स्ट लाइन डालना, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ का बस स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन, ये चैप्टर आज वाइंड अप करेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ का बस स्टेटमेंट लिख लो, उसमें और कुछ नहीं है थर्ड लॉ में। लिखना, थर्ड लॉ स्टेट्स दैट, third law of thermodynamics states that, third law of thermodynamics states that the entropy of a perfectly crystalline solid, the entropy of a perfectly crystalline solid, entropy of a perfectly crystalline solid approaches zero। वैसे भी सॉलिड है तो उसकी एंट्रोपी जीरो ही होगी ना, मतलब उसमें रैंडमनेस तो है नहीं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड हैं, मूव नहीं हो पा रहे। लिक्विड में रैंडमनेस होती है, गैस में रैंडमनेस और ज्यादा होती है, ठीक है। तो द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस जीरो as the temperature approaches absolute zero, as the temperature approaches absolute zero। ठीक है, इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, और करके लिखना, और at absolute zero, at absolute zero, at absolute zero, a perfectly crystalline solid, a perfectly crystalline solid has a perfect order, a perfectly crystalline solid has a perfect order of its constituent particles, of its constituent particles। At absolute zero, a perfect crystalline solid has a perfect, अगर order perfect है मतलब randomness नहीं, randomness मतलब disorder, एक मॉलिक्यूल इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ऑर्डर में नहीं है। बट ये तो आपका पूरा परफेक्ट ऑर्डर में है, मतलब इसकी एंट्रोपी जीरो। क्या लिखे, परफेक्ट ऑर्डर ऑफ इट्स कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कॉमा, दैट इज देयर इज नो डिसऑर्डर एट ऑल, दैट इज देयर इज नो डिसऑर्डर एट ऑल, दैट इज देयर इज नो डिसऑर्डर एट ऑल, hence the absolute entropy is taken as zero, hence the absolute entropy is taken as zero, taken as zero, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज निकालना, अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टोटल 21 क्वेश्चंस हैं, है ना। देखते हैं अपन, कुछ आज कर लेते हैं, बाकी मैं कुछ आप लोगों को होमवर्क दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, a thermodynamic state function is a quantity, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, used to determine the heat changes whose value is independent of path, used to determine pressure volume work whose value depends on temperature only। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन दो देखे थे। स्टेट फंक्शन जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बस डिपेंड करेगा उसकी वैल्यू, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, जैसे कि एनर्जी। बट वर्क वाज अ पाथ फंक्शन, याद है, उसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन फिट बैठ रहा है। एक स्टेट फंक्शन क्या होता है, whose वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। वही लिफ्ट वाला एग्जांपल और स्टेयरकेस वाला एग्जांपल देखे थे ना, एनर्जी ऊपर जाने के बाद सेम है पोटेंशियल एनर्जी, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आप लिफ्ट से गए कि सीढ़ियों से गए, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर एडियाबैटिक कंडीशंस द करेक्ट कंडीशन इज, LT0 तो आइसोथर्मल वाला है, बट ये एडियाबैटिक होता है ना, एडियाबैटिक के लिए हीट जीरो, Q इज इक्वल्स टू जीरो, दिख रहा है, और ऑप्शन है Q इज इक्वल्स टू जीरो। अगला देखो, the enthalpies of all elements in their standard states are, मतलब
डेल एच नॉट बोल रहा है, स्टैंडर्ड स्टेट्स मतलब डेल एच नॉट। देखो एलिमेंट का एंथैल्पी स्टैंडर्ड स्टेट वाला जीरो होता है, कंपाउंड के लिए हम निकालते हैं उसका फॉर्मेशन वाला एंथैल्पी, डेल एफ एच बोलते हैं ना अपन, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, एलिमेंट के एलिमेंट का तो फॉर्मेशन नहीं होता है, इसका फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का, तो कंपाउंड की एंथैल्पी हम निकालते हैं, ठीक है, बट इंडिविजुअल एलिमेंट की एंथैल्पी स्टैंडर्ड वाली जीरो होती है, तो उसमें जीरो ऑप्शन में टिक कर देना। एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट्स आर जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, del u naught of combustion of methane is minus x kilojoule per mole. The value of del h naught is, del h और del u का एक रिलेशनशिप निकाले, del h और del u, qt minus qv is equals to delta ngrt। देखो तो कहाँ पे, या del h minus del u is equals to delta ngrt, निकालो, मिला, एंथैल्पी के बाद ही होगा कहीं ना कहीं, चेंज इन एंथैल्पी डेल एच जहां निकाले होंगे ना वहीं पे होगा ये रिलेशन, यही है ना कि उल्टा तो लिख दिया होगा, सही है ना, वैल्यू आगे तो नहीं है ना, डेल एच पीछे तो नहीं है ऐसा कुछ, हाँ ठीक है, हाँ क्लियर है। तो यहां से आपका डेल एच तो निकालना ना, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, आपको डेल यू दिया है, डेल एच आपको निकालना है राइट, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी होगा, आया ना, होगा। अब ऐसे देख के तो लग रहा है कि डेल एच की वैल्यू निकलेगी कब, जब डेल यू में कुछ चीज ऐड होने वाली, तो उसके हिसाब से तो डेल एच बड़ा होना चाहिए डेल यू से, है ना, बट बिना ऐसे सॉल्व करे अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि एनजी का वैल्यू क्या हो सकता है, नेगेटिव हो, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो माइनस भी हो सकता है, तो लेस देन भी हो सकता है ना डेल एच, तो इससे पहले डेल्टा एनजी आर और पी तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर आपको 298 केल्विन नहीं दिया है तो अपन ले सकते हैं आर कांस्टेंट है 8.314, अब बचा डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस, अभी तो जी लिखा है ना, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स वो भी गैसियस, समझ रहे हैं, तो इसके लिए अपन को रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन के पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहा है, कंबशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन क्या होता है CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O, ये कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उनके कंबशन से हमेशा यही दोनों मिलता है, बस बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, बस चेक करो बैलेंस इक्वेशन, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, समझ रहे हैं, यहाँ पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सब आपके गैसियस स्टेट में। डेल्टा एनजी कैसे निकालेंगे, इसका 2+1 माइनस, ओके सॉरी सॉरी, अच्छा ये क्यों ले लिया, सॉरी, तो जी लेना है ना, तो 1 माइनस 2+1, तो 1 माइनस 3 कितना हो गया, -2, देखो आ गया ना नेगेटिव है, अगर सिर्फ ऐसे ही देख के सोच ले कि डेल्टा यू में कुछ ऐड होने वाला है तो आप तो डेल एच को बड़ा बोल देते डेल यू से, बट अब जो चीज ऐड होने वाली है वो एक्चुअली नेगेटिव क्वांटिटी है, एक्चुअली वो सब्ट्रैक्ट होगा उससे, समझ रहे हैं, है क्लियर, अपन को वैल्यू नहीं निकालनी है, बस इतना देखना है कि ये नेगेटिव आ रहा है, तो डेल एच इज इक्वल्स टू डेल यू माइनस 2RT, आया ना, अब कुछ माइनस होने वाला है मतलब डेल यू का वैल्यू डेल एच से बड़ा है, या फिर डेल एच का वैल्यू डेल यू से छोटा है, कुछ भी बोलो, मतलब है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, थर्ड ऑप्शन, समझ रहे हैं ना, नोट कर लो उसको, ठीक है, जिंदा ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ना, ये मैंने शायद होमवर्क भी दिया था आप लोग को, क्वेश्चन अपन किए ना एंथैल्पी का, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे इंटीजर से, ओके,
क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, क्वेश्चन नंबर 5 बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5। शुरू कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ो। 5 पढ़े क्वेश्चन सब, सिंपल है क्वेश्चन। अपन किस टाइप का क्वेश्चन किए हैं, अभी जो शुरू से पढ़ रहे थर्मोडायनेमिक्स, उन्होंने तो इस टाइप का क्वेश्चन अटेंड किया है। आप भी आए थे जब बाद में, तो अपन एक आध क्वेश्चन इस टाइप के किए थे हॉलीडे के बाद। चलो ठीक है, पढ़ते क्वेश्चन, ध्यान समझना। द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन एट 298 केल्विन आर गिवन। अब ये देखो, इसके पहले वो रिएक्शंस दिया रहता था, तो आपको रिएक्शन नहीं दिया, आपको क्या बस वो स्टेटमेंट के फॉर्म में बोल रहे कि मीथेन का कंबशन मतलब रिएक्शन क्या होगा, CH4 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2। इसका एंथैल्पी कितना दिया है, डेल H इज इक्वल्स टू माइनस 890.3 किलो जूल पर मोल। समझ गए लाइन का मतलब, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसको बैलेंस भी करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे, अभी तो लिखे थे रिएक्शन पीछे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट भी दिया है। हमारा आगे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ग्रेफाइट मतलब क्या होता है, कार्बन। ग्रेफाइट, चारकोल, कोक, सब कार्बन होते हैं, ठीक है। तो C प्लस O2 गिव्स CO2। हाँ, इसका डेलेज क्या दिया है, माइनस 393.5 किलो जूल। समझ लो लाइन का मतलब। हाँ, और थर्ड, डाइहाइड्रोजन का भी कंबशन यानी पानी बनेगा, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2। हाफ O2 क्यों लेंगे, क्योंकि सब चीजें पर मोल में दी हुई, इसलिए ये चीजें वन ही लेना है। मीथेन भी वन लेना है। मीथेन मीथेन के 1 मोल कंबशन से इतना हीट जनरेट हुआ है, हाइड्रोजन कार्बन के 1 मोल से इतना हीट जनरेट हुआ है। समझ रहे हो इसका मतलब, इसलिए इन सब की वैल्यू वन होनी चाहिए। अगर अदरवाइज अगर आप बैलेंस करने चलोगे ना इसको, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। अपन को 2 नहीं चाहिए वहां पे। एम आई क्लियर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी दी है वो सब आपकी 1 मोल में दी हुई है। समझ में आ रही बात, ठीक है। इसका क्या दिया वैल्यू, माइनस को नहीं बोलना, 285.8 किलो जूल। ये डेटा हमको गिवन है, पर वो सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, उसको ऐसे समझना है। हर बार हो सकता है इक्वेशन के फॉर्म में दिया रहे, पर अगर नहीं दिया रहेगा तो समझना है इसको ऐसे। ये क्यों जरूरी, क्योंकि अभी इसी इसी को तो अपन मैनिपुलेट करके अपना रिएक्शन निकालेंगे। हमको बनाना क्या है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, ये निकालना है। और CH4 कैसे बनेगा, कार्बन 2H2 गिव्स CH4। इसका फॉर्मेशन का एंथैल्पी हमें निकालना, समझ गए। ये गिवन है, ये निकालना है। यही किस तरह का क्वेश्चन ये है ना, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और ये मैं शायद होमवर्क भी दिया था, मुझे से याद आ रहा है। चलो, अब डिजायर्ड इक्वेशन ये है, कार्बन कहाँ प्रेजेंट है, कौन से रिएक्शन में, सेकंड में। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में कार्बन है, और हाइड्रोजन किस इक्वेशन में है, थर्ड। पर वो 1H2 है, हमको कितना H2 चाहिए, 2। तो इस पूरे इक्वेशन को अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2 था ना, इक्वेशन 2 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 3, समझ लो। जो ब्रैकेट में लिखा ना वो इक्वेशन का नंबर है, या चलो मैं इक्वेशन भी लिख ही देता हूँ ऐसे। इक्वेशन 3 प्लस 2 इंटू इक्वेशन, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन, समझ रहे हैं। उससे मुझे ये दोनों चीजें मिल जाएंगी,
मैं क्लियर? अब ध्यान देना, क्या बच गया? मीथेन चाहिए ना। मीथेन कहाँ पे हमारे पूरे 3 रिएक्शन में? यहाँ, बट वो रिएक्टेंट साइड में है। हमें कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट साइड में। तो अब इसको इक्वेशन 1 को माइनस कर, समझ गए? बस इतना करो, आपको डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा, बाकी सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी अपने आप। अरे ये मैं करके दिखाऊं, इसके जैसे 2-3 क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, वो होमवर्क रहेगा आप लोग का, ठीक है? ध्यान देना, इक्वेशन 2 मतलब हो गया ये, उसको एज इट इज लिख रहा हूं मैं, C+O2। पहले मैं रिएक्टेंट लिखता हूँ, बाद में प्रोडक्ट लिख देंगे, ठीक है? फिर इक्वेशन 3 में 2 मल्टीप्लाई करना है, यानी कि प्लस 2H2 प्लस O2, 2 कैंसिल हो गया, बस समझ आ रहा है? एंड माइनस इक्वेशन 1 ये, माइनस CH4 माइनस 2O2, माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा। ये होगा सारे के रिएक्टेंट। अब बचे प्रोडक्ट, चलो प्रोडक्ट लिख रहा हूं। इक्वेशन 2 का प्रोडक्ट एज इट इज लिखना है, तो CO2 एज इट इज लिख दिया। इक्वेशन 3 के प्रोडक्ट में मुझे 2 मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 2H2O लिख दिया, और इसको माइनस करना है, माइनस CO2 माइनस 2H2O। दिख रहा है कटता हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कट रहा है, चाहिए भी नहीं वो अपन, वो कट भी रहा है, ठीक है? तो ये कैंसल, दिस 2 कैंसल, और कुछ O2 प्लस O2 माइनस 2O2 कैंसिल। जो चाहिए था मिल गया, C प्लस 2H2, यहाँ माइनस CH4 है ना, वहां भेजोगे तो प्लस CH, भैया। अब यही काम उनकी एनर्जीज के साथ भी कर डालो, जो यहाँ लिखी हुई। क्या किया हमने? इक्वेशन 2 की एनर्जी यानी कि माइनस 393.5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3 की एनर्जी, दैट इज माइनस 285.8 माइनस इक्वेशन 1 की एनर्जी, दैट इज माइनस 890. माइनस साइंस नहीं भूलेंगे ना, समझ रहे? साइंस से थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, एक भी नेगेटिव छोड़े तो। क्लियर है? चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है, इस माइनस और इस माइनस को ऐड करो, इसके साथ सब्ट्रैक्ट करो, किसी को डाउट इसमें? सब आए ना? ये एक इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल चैप्टर से। क्या लॉ था ये? क्या लॉ था ये? एस लॉ। तो आंसर बताएंगे मुझे ना, माइनस 74.8 किलो जूल आया भैया, कैलकुलेटर से लग रहा। हाँ ये तो कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिनका हो गया 6 क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 6। यही बता सकते तो ये अभी अभी पढ़े अपन एक आध क्लास पहले ही। क्वेश्चन नंबर 6 दो बार रीड करना, नहीं समझ में आएगा। बीमा समझ में आ रहा है? यस सर। अरे समझ में आया क्वेश्चन? ये बढ़ा दूं आगे, ये हो गया सबका मतलब। आंसर ये है माइनस 74.8 किलो जूल पर वोल्ट, ठीक है? हाँ अगला क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा लग रहा है पढ़े इसको अभी अभी। क्या बोल रहा है आपको? एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C प्लस B प्लस Q। क्या है, एंडो है कि एक्सो है? पक्का? ऐसा नहीं कि यहाँ प्लस Q लिख दिया तो उसको एंडो समझ रहे? प्लस Q मतलब हीट
निकली है ना बाहर, एक्सोथर्मिक है ये, ओके। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, एंथैल्पी फैक्टर अपोज कर रहा है कि फेवर कर रहा है? उसको बोलो दोनों वर्ड में से। देखो डेल एच नेगेटिव कब आएगा, ध्यान देना एक बार। अपन एचपी माइनस एच आर करते हैं ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एचपी का वैल्यू कम है, एचआर का वैल्यू ज्यादा है, तब तो आंसर नेगेटिव आता है ना, और आप इसको एक्सोथर्मिक बोलते हो। मतलब रिएक्टेंट का एनर्जी ज्यादा था, प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो गया। ये जा रहा है ना मिनिमम टेंडेंसी की तरफ, मिनिमम एनर्जी की तरफ। टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी या टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, ये दो फैक्टर तो थे स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हमेशा मिनिमम एनर्जी की तरफ जाते हैं। क्लियर? रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा थी, वो अपनी एनर्जी कम करना चाहा ना, ताकि टू हो जाए और स्टेबल हो जाए। एनर्जी स्टेबिलिटी याद है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमेशा आपकी टेंडेंसी मिनिमम की तरफ ही जाती है, मतलब वो फेवर करता है। ठीक है, और दूसरा फैक्टर क्या बोल रहा है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होना चाहिए। और पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि रिएक्टेंट का एंट्रोपी S1 बढ़ के हो गया S2, S2 माइनस S1 पॉजिटिव तभी आएगा, यानी कि रैंडमनेस भी बढ़ रही है, ये भी फेवर कर रहा है। तो आप टेम्परेचर कुछ भी ले लो, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन दिए आपको, पॉसिबल एट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। क्लियर है? ये वो टेबल का कौन सा पार्ट है बताओ, ये मेरे को पिछले क्लास में अपने टेबल बनाया था प्लस माइनस वाली, उसका ये कौन सा पार्ट है, कौन से तरफ वाला है? हाँ, ऊपर फर्स्ट वाला, वो तो नॉन स्पॉन्टेनियस लिखा है ना। फर्स्ट केस देख रहे हो उस टेबल में, जहां डेल एच नेगेटिव है यानी कि फेवर, डेल एस पॉजिटिव यानी कि फेवर, तब टेम्परेचर एनी हो, मतलब कुछ भी हो, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, यही है वो क्वेश्चन। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे टेबल नहीं बनाना बोला कि वो जो टेबल से पढ़ा है तो वो बनाओ, ऐसा नहीं बोलता है। वो टेबल को यूज करना आना चाहिए, वो टेबल ऐसी देखने के लिए थोड़ा बना है। समझ रहे हो क्या? चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्या है, 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, पढ़ो क्वेश्चन। टेबल में दो बुक है, आप लोगों के पास नहीं है बुक? है ना, एक बुक तो है ना दोनों, आप नहीं लाए हो? हाँ, पढ़े क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, कम से कम ये तो बता दो क्या क्या गिवन है, सिंबल वाला। हाँ, क्या गिवन है, कहाँ है डेल एच, कहाँ एंथैल्पी लिखा है? 701 जूल हीट बोल रहे हैं, हीट दिया, डेल एच थोड़ी ना है। तो चैप्टर पढ़ा खत्म हो गया, ये डेल एच नहीं पता है क्या होता है। क्यू दिया कितना, 701 ना? हाँ, पॉजिटिव लिखूं नेगेटिव लिखूं? हाँ, एब्सॉर्ब हो रही है ना भाई, पॉजिटिव कैसे कर रहे हो यार? चल, पता पॉजिटिव है नेगेटिव, क्या कंफ्यूजन है इसमें? कितने बार बताया हूं, नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक, पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक। हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव, हीट रिलीज नेगेटिव। हाँ, इज एब्सॉर्ब बाय सिस्टम एंड 394 जूल ऑफ वर्क, यानी कि W वर्क डन बाय द सिस्टम भी नेगेटिव होता है, डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव। ठीक है, तो लिख लो, अपन जैसे लिखे पूरा पैराग्राफ, वर्क के लिए भी लिखे और क्यू के लिए भी लिखे। एक पैराग्राफ वर्क के लिए लिखिए कि वर्क को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, और एक पैराग्राफ क्यू के लिए लिखिए कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो वर्क आपका डन बाय द सिस्टम नेगेटिव यानी कि -394
जूल। निकालना क्या है कश्यपी? डेल यू कहां से निकलेगा? ये तीनों कहां यूज होते थे? फर्स्ट लॉ में। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। बस पुट कर दो वैल्यू, इजी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में थर्मोडायनेमिक्स, जहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। इसके पहले वाले में तब भी थोड़ा बहुत काम धाम करना पड़ा ना अपन को, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, बट ये तो सीधा फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन है। खुद का टाइम लगा करने में क्वेश्चन पड़ा है। ये इसको माइनस करने में करना है ना आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, ये होमवर्क है ठीक है, पर एक बार पढ़ लो क्या करना है इसमें, क्या क्या गिवन है एटलीस्ट ये बता दो मुझे, फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। हम्म, क्या क्या गिवन है? टेल यू कितना? किलो जूल, जूल कुछ तो बोलो। और और रिएक्शन दिया है, ठीक है, और निकालना क्या है? रिएक्शन क्यों दिया है कोई बताएगा मुझे? बाकी हम के बीच का रिलेशनशिप क्या था? अभी तो एक क्वेश्चन बनाया है इसका। अब बताओ कि रिएक्शन क्यों दिया? डेल्टा एन जी निकालनी। अब उसमें देख लो सबने जी 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 जिसमें लिखा हुआ है, उसके प्रोडक्ट को ऐड करो और उसके रिएक्टेंट को ऐड करो, दोनों को माइनस करो। यह है ना जी, कितना होगा डेल एन जी जल्दी बताओ तो। इधर क्या क्या जी है? H2O की ब्रैकेट में क्या लिखा है? एल है ना। 1 + 1 2 है, और इधर 3/2, 2 - 3/2 यानी कि 1/2। 3/2 मतलब 1.5 हुआ ना, 2 - 1.5 मतलब आधा, हाफ। तो डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या है यहाँ पे? हाफ। अरे समझ में आ रहा है? जैसे इसके पहले अपन निकालते हैं डेल्टा एन जी का वैल्यू क्या आ रहा था? -2 आ रहा था ना। क्या आ रहा था ना डेल्टा एन जी -2। जितने भी गैसियस प्रोडक्ट है उनके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करो, माइनस जितने भी गैसियस रिएक्टेंट है उनके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड करो, दैट इज डेल्टा एन जी। बन जाएगा क्वेश्चन, ये होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन पढ़ के ये तो समझो कि क्या क्या गिवन है। वही नहीं समझ में आया तो छोड़ देना क्वेश्चन, आगे बढ़ जाना, नहीं बनेगा वो कभी जिंदगी में, मतलब उस समय तो नहीं बनेगा। क्या निकालना है किसी भी? हाँ, सिंबल के बारे में बात करो, सिंबल के टर्म से बताओ क्या निकालना है? क्यू। क्या क्यू? हाँ, क्यू निकालना है। अरे पहली लाइन में लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट, हीट मतलब क्यू, एंथैल्पी मतलब एच, इंटरनल एनर्जी मतलब यू, एंट्रोपी मतलब एस, गिब्स एनर्जी मतलब जी। हाँ, नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का आपको 60 ग्राम दिया हुआ है,
फ्रॉम 35 डिग्री से उसको 55 डिग्री तक हीट करना है। ये अपन कहाँ पढ़े थे, टॉपिक बताया कोई मुझे? लिखा है उसमें हीट कैपेसिटी। वही तो क्वेश्चन है, तो वही तो टॉपिक था ना अपना, हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ हीट यू हैव टू अप्लाई ताकि उस चीज का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ जाए। तीन टाइप का पढ़े थे ना, एक हीट कैपेसिटी, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक मोलार हीट कैपेसिटी। इसकी मोलार हीट कैपेसिटी आपको गिवन है कितनी? 24 जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, ओके। कितना डेटा है, क्यों निकालना है? मोल वाले का एक फॉर्मूला याद है? मोल वाले का फॉर्मूला Pm इज इक्वल्स टू, आप Q के टर्म्स में बताओ, और इसको C को भी तो एक्सपैंड करो। Q अपॉन डेल्टी होता है C का एक्सपेंशन दिया, ठीक है, इनटू N। ये N मतलब नंबर ऑफ मोल्स। एल्यूमिनियम का ग्राम में दिया ना मास, इसको मोल में कन्वर्ट करो पहले। C दिया हुआ है, T निकल जाएगा। इसको देखो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, हमको तो माइनस में चाहिए ना। आप इन दोनों को माइनस करो तब भी 20 आएगा, आप दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करके माइनस करो तब भी 20 आएगा। नहीं जो बोलो समझ में आया? आप 200 माइनस 300 करो या 300 माइनस 200 करो तब भी 100 ही आएगा। आप उनको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करके माइनस करो तब भी 100 ही आएगा, इसलिए इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? पक्का? और नहीं समझ में आया तो कन्वर्ट करके माइनस करो। चलिए आंसर 20 ही आएगा। इन दोनों को माइनस करो तो कितना आएगा? 20। दोनों में 270 to 273 ऐड करके माइनस करो तब भी 20। तो थोड़ा समझ में आया? तो डेल्टी यहां से निकल जाएगा 20। सीएम दिया है, एन आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। एल्यूमिनियम का मोलर मास कितना होता है? 27। एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27। ये कितना आएगा? 2 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो कितना आएगा? 2 पॉइंट। Q is equals to Cn into del T into N। Cm का वैल्यू दिया है 24, del T हो जाएगा 20 और N हो जाएगा आपका 60 अपॉन 27। पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। 8 और ये 9 टाइम्स, बस और तो कुछ नहीं हो रहा है ना। 8 to the 16, 16 6 the 96 और 2 0 अपॉन 9, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ आएगा। और किलो जूल में बोला तो किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना।
क्या है 1000? हाँ पर क्वेश्चन भी तो पढ़ो, उसमें किलो जूल में लिखा ना, जाकर बोला भी था किलो जूल में कन्वर्ट कर लेना, डिवाइडेड बाय 1000, 1.067 किलो जूल है, ठीक है, 666 आएगा तो 67 कर लेना, 1.067 किलो जूल आंसर होगा, ठीक है, ओके। 10th क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो जल्दी। वाटर 10 डिग्री में तो लिक्विड ही होगा ना, हाँ, और -10 डिग्री में
एच लिख दूं ब्रैकेट में। हाँ, ये आपका 10 डिग्री में है, ये -10 डिग्री में है, और आपको निकालना है इसका डेल एच। ये क्वेश्चन है अभी तक जो रीड की होगी फर्स्ट लाइन। हाँ हाँ, और क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में आपको? डेल फ्यूजन, FUS मतलब फ्यूजन ना, मेल्टिंग वाला। डेल फ्यूजन एच आपको गिवन है 6.03 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ओके ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और सीपी मतलब क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। वो भी किसका दिया है आपको? H2O का लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 75.3 जूल पर मोल पर केल्विन, ठीक है। और दूसरा सीपी क्या दिया हुआ है? H2O सॉलिड 36.8 जूल पर मोल, ठीक है। ओके चलो, इतना डेटा हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली ये ना निकाल के अपन को ये जो सब वैल्यूज दी हुई है ना, ये इसलिए दी ताकि अपन हेस लॉ लगा के इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें। मतलब अगर आप डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते तो पहले क्या होगा, देखो H2O लिक्विड है, 10 डिग्री से उसको पहले 0 डिग्री में लेके आओ, पहले वो ठंडा पानी बनेगा, फिर वो पानी आइस बनेगा ठंडा। तो ये हो गया 0 डिग्री वाला लिक्विड, और ये हो गया 0 डिग्री वाला आइस, समझ गए। और फिर बनेगा -10 डिग्री वाला आइस। डेल एच अगर आपको निकालना है तो डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3 एस लॉ। वही कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो पहले कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएंगे, और कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। वो NaCl वाला याद है आप लोग को? NaCl का अपन बॉर्न हेबर साइकिल देखे थे। तो Na पहले सबलाइन हुआ, फिर वो आयनाइज हुआ, फिर वो एक्वस बना। सेम चीज क्लोरीन के साथ हो रही थी। क्लोरीन पहले हाफ Cl2 से डिसोसिएट होकर Cl बना, फिर Cl से वो Cl नेगेटिव बना। तो हर स्टेप में अलग अलग एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज पढ़ रहे थे ना अपन, तभी तो इतने सारे प्रोसेस का एंथैल्पी पढ़े अपन। डेल फ्यूज एच, राइट। तो यहाँ फ्यूजन भी हो रहा है, ये फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो ये पहले ये बनाओ, इसको ड्रॉ करो। H2O सबका टेम्परेचर भी लिखना, ये 10 डिग्री पे है, लिक्विड है। और नीचे आएगा तो डेल H1 लिखना, H2O लिक्विड है पर 0 डिग्री पे है। फिर डेल H2 लिखना, H2O है पर सॉलिड है और 0 डिग्री पे है। और फिर डेल H3, अब वो सॉलिड से सॉलिड में ही रहेगा बट उसका टेम्परेचर अब कम होगा, -10। साइकिल समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट लाइन में अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल H इज इक्वल्स टू डेल H1 प्लस डेल H2 प्लस डेल H3। तीन प्रोसेसेस हो रहे हैं यहाँ पे। अरे आगे तीन प्रोसेस क्या हो रहा है ध्यान देना। पहला प्रोसेस हो रहा है, आपने लिक्विड वाटर को 10 डिग्री से 0 डिग्री पे लेके आए, मतलब टेम्परेचर चेंज किया होगा, मतलब कुछ ना कुछ हीट दिए होंगे, इसी को तो स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। अभी तो स्पेसिफिक हीट दी हुई है, और हमको स्पेसिफिक हीट नहीं चाहिए, हमें उसका डेल एच चाहिए। तो डेल एच और सीपी में क्या रिलेशन होता है? पर सीपी अपन सीपी सीवी का भी रिलेशन निकाले, आपको याद हो? सीपी को बोलते थे डेल एच बाय डेल टी, और सीवी को बोलते थे डेल यू बाय डेल टी। याद आ रहा है? पहली बार देखना।
और इसका रिलेशन निकालते थे, याद है, Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू N, बस NR। T तो नीचे डिवाइड हो गया, डिवाइड किया तब तो QP QV की जगह ये आए ना। अपना रिलेशनशिप क्या था, QP माइनस QV इज इक्वल्स टू डेल्टा NG RT, राइट, ऐसा था, ध्यान देना ना। T को नीचे डिवाइड करो, QP बाय T और QV बाय T, यही तो होता है Cp और ये Cv। अरे Q बाय T तो C होता है ना, और कांस्टेंट प्रेशर है इसलिए Cp Cv लिखी है, समझ गए। तो Cp Cv का रिलेशन क्या हुआ, डेल्टा NR, समझ गए। अब हमारे पास Cp दिया तो इससे डेल H निकल जाएगा, डिवाइड बाय T करते हैं तो देखो Cp डेल H बाय डेल T है ना, तो डेल H निकालने के लिए Cp इंटू डेल T आया ना। इस प्रोसेस के लिए मुझे डेल H निकालना है ना, इस प्रोसेस का Cp दिया है, इस प्रोसेस का Cp दिया है, तो इसका डेल H निकालने के लिए Cp इंटू डेल T, डेल T कितना होगा 0 माइनस 10, ना कि 10 माइनस 0, फाइनल माइनस इनिशियल। पहला टेम्परेचर क्या था 10, फाइनल क्या हुआ 0, तो 0 माइनस 10 माइनस 10, माइनस 10 इंटू जो भी आपका Cp दिया है वो डेल H पर हो जाएगा। हमें क्लियर, पक्का। पहले ध्यान दो दूसरा, फिर अपन तीसरा देखेंगे, फिर बाद में लिखना। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, ध्यान दो क्या हो रहा है दूसरा प्रोसेस, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग हो रहा है। फ्रीजिंग का ऑपोजिट प्रोसेस क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन, तो आप दूसरा नाम बोल रहे हैं। फ्रीजिंग का मतलब सॉलिडिफिकेशन होता है, मैं पूछ रहा हूं फ्रीजिंग का ऑपोजिट प्रोसेस मेल्टिंग, और उसका एंथैल्पी आपको गिवन है डेल फ्यूज H, ये दोनों ऑपोजिट प्रोसेस है ना। तो अगर डेल फ्यूज H का एंथैल्पी 6.03 है तो फ्रीजिंग के लिए क्या होगा माइनस 6.03। वही जैसे केमिकल बॉन्ड बनते समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है, टूटते समय उतनी एनर्जी देनी पड़ती, समझ रहे हो। तो जब ये सॉलिड से लिक्विड फ्यूज हुआ तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, अपने आप तो फ्यूज नहीं होगा, कोई चीज अपने आप नहीं हो जाएगी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना एंडोथर्मिक, अभी तो पॉजिटिव। और जब ये लिक्विड से आइस बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बस माइनस आ जाएगा, बस आपकी वजह। और इसमें क्या हो रहा है, सॉलिड से सॉलिड जा रहा है ना, पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगेन स्पेसिफिक हीट। आपको Cp दिया है यहाँ का, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है -10 -0, यानी -10 अगेन, तो यहाँ पे किए थे तो यहाँ पे भी करेंगे। देखो Cp दिया है ना, इसलिए अपन को ये करना पड़ रहा है। अगर डायरेक्टली इसका भी डेल H इसका भी डेल H दे देता फिर तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता, नहीं। पर इनके Cp देने का कारण ही है कि आप ऐसा करो ये पार्ट, ताकि आप डेल H ऐसे निकालो। आपको समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, है ना। तो एक एक करके डेल H1 डेल H2 डेल H3 निकालते हैं। सबसे पहले लिखो डेल H1 इज इक्वल्स टू Cp इंटू डेल T, Cp इंटू डेल T। अब उसका Cp कितना दिया हुआ है, लिक्विड वाले का 75.3, ठीक है ना। इसको अलग से पूरा मेंशन किया कि लिक्विड वाले का 75.3 है और सॉलिड वाले का 36.8 है, ताकि आप इसको वाले को मल्टीप्लाई ना कर दो पहले वाले से। तो करो एल एच इज इक्वल्स टू Cp इंटू dt। Cp आपको दिया है 75.3, dt कितना है 10 माइनस 0 माइनस 10 माइनस, करो ना, यहाँ क्या देख रहे हो, -753 किलो जूल नहीं है भाई, जूल है, जूल पर मोल, ठीक है। दूसरा वाला तो बस माइनस साइन लगाना है आगे, है ना। LH2 के लिए LH2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल फ्यूज H, -6.03 किलो जूल है पर हुआ ना, इसको जूल में चेंज कर देना, -6030 जूल पर, ठीक है। और डेल H3 निकालने के लिए अगेन Cp इंटू डेल T। Cp आप कितना लेंगे, ये वाला
36.8 into -10 minus 368 जूल पर। बस अब तीनों को ऐड कर दो, समझ गए? वाह, 5000 5000 की 50,000 क्या क्या? ये कैसे है? तो ये 6000 है, ये 700 है। आया आयुष? 753 माइनस 6030 माइनस 368, यही तो करना है। इससे क्या जाते क्यों? माइनस क्या? ठीक है, 7151। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर देख रहे थे ना अपन। अब बाकी जितने भी है ना वो सब होमवर्क है, 10 कर लिए, 12 होमवर्क है। अब उसमें देखो कुछ मैं आप लोग का डिस्कस करता हूँ जो अपन अभी आज ही पढ़े हैं कुछ चीजें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 सबको दिख रहा है? क्या हो रहा है क्वेश्चन में? दो Cl के एटम मिलके Cl2 बना रहे हैं, दिख रहा है? तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ ना, तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है कि देना पड़ता है? रिलीज होती है। जब एटम आके मिलके बॉन्ड बनाते हैं तब एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ क्या होगा? रिलीज होगा, तो उसका डेल एच क्या होगा? दो Cl अगर आके मिलेंगे और Cl2 बनाएंगे ना, तो एनर्जी रिलीज होगी, तो डेल एच क्या होगा? नेगेटिव। समझ गए? हाँ, Cl2 में एनर्जी देनी पड़ेगी तब ये दोनों टूटेंगे, Cl तब आप पॉजिटिव करोगे। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सो है और बैकवर्ड रिएक्शन एंडो। समझ गए? आपसे पूछा ना कि व्हाट इज द साइन ऑफ डेल एच एंड डेल एस, तो डेल एच का साइन नेगेटिव समझ में आया। व्हाट अबाउट डेल एस? डेल एस क्या होगा? हाँ? यहाँ पे दो एटम थे क्लोरीन के और वो बन गया एक मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं ना, क्वांटिटी कम हो रही है तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। S1 ये S2, S1 आपका S2 से बड़ा होगा, यानी कि S2 माइनस S1 करूंगा तो क्या आएगा? तो डेल एस क्या है? नेगेटिव। अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो अपन एंट्रोपी पढ़ने के बाद भी किए थे, सॉल्ट एग्जांपल में था, उसी दिन किए थे जिस दिन एंट्रोपी पढ़े थे, नहीं याद आ रहा है?
कुछ रिएक्शन दिए थे, कुछ प्रोसेस दिए थे, तो आपने बताया था कि हाँ सर यहाँ एंट्रोपी इंक्रीज होगी, यहाँ एंट्रोपी डिक्रीज होगी, तो ये तो बताना है यहाँ एंट्रोपी डिक्रीज होगी क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगी। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 18। 19 देखो एक बार जल्दी से पढ़ो क्या दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन 2A + B गिव्स 2D, जी लिखा है, तीनों में दिख रहा है, राइट में दिया है। डेल्टा एन निकालने के लिए, डेल्टा एन क्यों निकालना है? क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, डेल यू दिया है, हाँ है ना, दिखना ही बंद हो गया है क्या? डेल एस दिया है, निकालना क्या है, डेल जी, और फिर आपको बताना है कि प्रेडिक्ट वेदर द रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली और नॉट। डेल जी का वो हेल्महोल्ट्ज वाला इक्वेशन क्या है, डेल जी माइनस सॉरी डेल एच माइनस टी डेल एस, ये इक्वेशन, पर डेल एच नहीं दिया है, पर डेल एच निकालने के लिए मेरे पास डेल यू दिया है, ये ना डेल यू, ताकि वो डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी करके अपन डेल एच निकाल ले। तो पहले डेल एच निकलेगा, समझ रहे हो? अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन लगा के डेल जी निकाल सकते हैं। पहले डेल एच निकालना, डेल एच माइनस डेल यू इज इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी करके, फिर वो डेल एच को यूज करना डेल जी निकालने के लिए गिब्स हेल्महोल्ट्ज से, और फिर देखना क्या डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, अगर आएगा तो स्पॉन्टेनियस है, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो एक्चुअली वो पॉजिटिव आएगा देखना, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये भी होमवर्क रहेगा। 18, 19, 20 पढ़ो जल्दी से। 20 आज ही करें। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज 10, के 10 दिया है। पहले तो यही समझना जरूरी है कि जो चीज दिया है वो समझ में आ रहा है कि क्या दिया है, वरना कोई सा फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। क्या दिया है, के दिया 10, लॉग 10 तो 1 होता है। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लॉग टेबल का जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉग 10 1 होता है। ठीक है, ओके। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल आर जी नॉट गिवन आर और टी भी दे दिया है। अब क्या करना है, बस वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। क्या था इक्वेशन हमारा, डेल आर जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के, लॉग के तो 1 हो गया, बस आपको 2.303 इंटू आर इंटू टी करना, दैट्स इट। आज किए ना अपन क्वेश्चन, उसके लिए लॉग निकाले थे 2.47 इंटू 10 टू द पावर माइनस 29 करके, याद है? फर्स्ट क्वेश्चन आज का बन जाएगा 20। ओके 21 देखो तो, स्टेबिलिटी बताना है, जिसका डेल एच पॉजिटिव है और एक डेल एच नेगेटिव है, कौन सा स्टेबल होगा बताओ, और कौन सा अनस्टेबल होगा? एनर्जी और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज्यादा। अब आप लोग बताओ ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, नेगेटिव वाला कहाँ जा रहा है, मिनिमम टेंडेंस मिनिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है ना, और पॉजिटिव वाला मैक्सिमम एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो वो तो प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि वो स्टेबिलिटी नहीं है। सेकेंड वाला प्रोसेस स्टेबल है जिसमें -74 किलो जूल है, समझ रहे हो? ओके, लास्ट क्वेश्चन बस देख लो क्या गिवन है, देखो कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, डेल एस निकालना, अपन डेल एस का एक फॉर्मूला निकालना है, डेल एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, याद है? यही से तो यूनिट आई थी ना, जूल पर केल्विन पर मोल। ओके, क्या दिया हुआ है आपको, calculate the entropy change in surrounding when 1 mole of H2O liquid is formed under standard conditions, given del H is equals to -286 kilojoule per Kelvin। ये del H क्यों दिया हुआ है, del H ही तो Q होता है ना, del H is equals to QP, याद है, ताकि Q पता चले, इसलिए del H दिया है। समझ गए? तो वहां से Q निकल जाएगा, Q अपॉन T कर देना, del S आ जाएगा। डायरेक्टली Q नहीं दिया, समझ रहे हो ना, del H दिया, और del H ही तो QP होता है। हाँ ठीक, तो ये जितने भी क्वेश्चंस बच गए ना 11 से लेके 22 तक, उसमें लास्ट से कुछ मैंने बता दिया आप लोग को, ये आप लोग कर लेना। ये चैप्टर मेरे एंड से खत्म है, संडे को इसका टेस्ट है, और सैटरडे से अपन इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।